हैं जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो कोई अलग काम नहीं करते बल्कि सेम काम को ही अलग तरीके से करते हैं। तो 2004 में नासिक के विलास शिंदे ने क्या अलग तरीका अपनाया कि आज नासिक के 110 एकड़ में फैला सह्याद्री फार्म्स देश की वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रेप एक्सपोर्टिंग कंपनी भी है। मैं खुद इस वक्त सह्याद्री फार्म्स में हूँ और मेरे साथ है विलास शिंदे जी, कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। अ मैन हु इज रियली इंस्पायरिंग। वाकई आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। विलास जी, सह्याद्री फार्म्स एक ऐसा फार्म है, एक ऐसा नाम है जहाँ का फार्मर ना ही सिर्फ प्रोड्यूसर या सप्लायर है बल्कि एक शेयर होल्डर भी है। आपने इस छवि को पूरा बदल दिया। किसान, खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर, जब भी ये नाम याद आता था तो थोड़ी सी तकलीफदायक तस्वीरें सामने आती हैं, सुसाइड की तस्वीरें, डिस्ट्रेस की तस्वीरें। लेकिन आपने तो ये प्रूव कर दिया कि फार्मर प्रॉफिट्स की भी बात कर सकता है और तरक्की की भी बात कर सकता है। कैसे आती है ये फीलिंग, ये आइडिया कैसे आपने बनाया? पहले तो बात ये सह्याद्री, आप अभी जो स्टोरी देख रहे हैं इसके पीछे का जो एक जर्नी रहा है। हाँ। मेरा खुद का एक पर्सनल जर्नी एज अ ग्रेप फार्मर और बाकी भी जो क्रॉप हम लोग कर रहे थे, ये सब में एक मैंने खुद पेन्स देखे कि एग्जैक्टली क्या होता है एज अ स्मॉल फार्मर। जी। इंडिया में तो 90% किसान जो है एक तो 1 हेक्टर लैंड पे काम कर रहे हैं या उससे छोटी लैंड पे काम कर रहे हैं। और अभी ऐसी छोटी लैंड पे आप कुछ भी ग्रो कर रहे हो, आप यहाँ ग्रेप कर रहे हैं या फिर बाकी कोई दूसरा क्रॉप कर रहे हो, और उसको जब मार्केट में आप जाते हो और वो मार्केट की कंपटीशन में जब आप सस्टेन करने की बात करते हो, उसके साथ बाकी भी तकलीफ है। फिर वो क्लाइमेट से लेके टेक्नोलॉजी से लेके फाइनेंस, सो चीज़ें ऐसी है कि जो वो छोटे किसान को है ना, वो सब में लॉस मेकिंग एक्टिविटी बन जाती है। जी। तो मैंने खुद देखा, मैंने आपकी पूरी कहानी पढ़ी है। पूरे 10 साल मैंने खुद है ना लॉस देखा। हाँ। और उसमें लेकिन एक थोड़ा एक पैशन था मेरा। मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में हुआ, तो एक थोड़ा सा एक पैशन था, एक सोच थी कि ये जो प्रॉब्लम है इसको हमें सोल्यूशन निकालने की बात होनी चाहिए। हम उससे भाग नहीं सकते या किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। हम लोग भगवान को ब्लेम नहीं कर सकते, हम गवर्नमेंट को नहीं कर सकते। एक्चुअली वी शुड थिंक एज ए एंटरप्रेन्योर कि ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालना है। और जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ अपॉर्चुनिटी भी है। एक पॉजिटिव सोच थी और वो उसमें से एक जो एक लर्निंग बनी कि लॉस हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, कि बहुत सारी चीज़ें कि हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं अकेले किसान, मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं टेक्नोलॉजी को जो बेस्ट टेक्नोलॉजी उसको अडॉप्ट नहीं कर सकता, मैं बेटर वे से इनपुट नहीं परचेस कर सकता। जी। तो ये जो मैं थी इसमें नेगोशिएशन पावर नहीं मेरे अकेले के पास एज अ स्मॉल फार्मर। एक अंडरस्टैंडिंग, दूसरा कि जो प्रॉब्लम है उसको एक साथ सोल्यूशन लाने पड़ेंगे। हम लोग कुछ जगह पे अच्छी मेहनत करते हैं, मैं किसान हूँ, अच्छी मेहनत करता हूँ, हार्डवर्क करता हूँ, पैशनेटली करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें कि जहाँ मेरा कुछ लिमिटेशन है। बिल्कुल। तो मुझे ये सबको सॉल्व करना पड़ेगा। सब प्रॉब्लम जो है आपकी इसी कहानी को आपके जुबानी समझेंगे, लेकिन शुरुआत वहां से करते हैं जहां से इस पूरी कहानी की शुरुआत होगी, यानी ग्रेप्स के फार्म से। आप ये जो पूरा एक ग्रेप फार्म देख रहे हैं और इनफैक्ट एक बहुत बड़ा सा प्लॉट देख रहे हैं, ये आज और अब कुछ साल पहले तो इतना बड़ा बना, लेकिन इसकी शुरुआत एक छोटे से कदम से ही हुई थी। छोटा कदम था लेकिन विलास जी के सपने बड़े थे, लेकिन कारवा बहुत बड़ा बन गया। विलास जी, मैं तो पहली बार किसी ग्रेप फार्म में आई हूँ, मेरे लिए तो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, लेकिन एक ग्रेप फार्मिंग, ये पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मॉडल बना कैसे? आपने क्योंकि हमने देखा कि अमूल का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मॉडल है वो बहुत ही टेस्टेड है, टाइम एंड टेस्टेड है, डोमेस्टिक, ग्लोबल, सारे शॉक्स प्रूफ है। तो क्या कहीं ना कहीं से वहाँ से इंस्पिरेशन हुई, कहाँ से शुरुआत हुई? मैंने जैसे बताया कि जो प्रॉब्लम्स है इंडिविजुअल फार्मर के, उसको अगर सोल्यूशन निकलना है तो ताकत बननी चाहिए, और ताकत बननी है तो कलेक्टिव चाहिए जी, और कलेक्टिव प्रोफेशनल होना चाहिए। तो अमूल एक इंस्पिरेशन रहा हमारे लिए कि अमूल में जिस तरीके से छोटे मिल्क फार्मर एक साथ जोड़ के एक पूरा एक ब्रांड बना सब किसानों का, और वो पूरे मार्केट पे आज कंट्रोल कर रहा है। तो वैसे फिर हम लोग क्यों नहीं कर सकते जी? हमारा जो अंगूर है, हमारे जो फल है, उसमें भी ये पॉसिबल है। थोड़ी दिक्कतें हैं, अलग अलग कम्युनिटी का अलग अलग चैलेंजेस है, बट कोशिश करनी चाहिए और वो जम के करनी चाहिए और वो पूरे ऑनेस्टली करनी चाहिए। तो ये सोच से फिर ये सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी की शुरुआत हुई, जिसमें एक सोच पहले से बनी कि हम लोग सिर्फ पैदा नहीं करेंगे, सिर्फ प्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो हम लोग उसके आगे की भी जो काम है, उसका जो भी कुछ पोस्ट सर्विस मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, सप्लाई चेन है, ब्रांड क्रिएशन है, सब में करेंगे।
तो विल रिप्लिकेट अमूल स्टोरी इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। और शुरू से हमने एक सोच रखी है कि हम लोग छोटे किसान हैं, छोटे गांव में काम कर रहे हैं, लेकिन हमें ग्लोबल मार्केट को देखना है जी। तो ग्लोबल मार्केट में जो भी कंपटीशन है, मतलब फिर वो दूसरे किसी कंट्री से हो या हमारे देश में किसी दूसरे फार्मर से हो, सबको हमें सामने रख के हमारा स्टैंडर्ड इंप्रूव करना है। तो बेटर स्टैंडर्ड और बेटर इफिशियंसी, यही हमारा फोकस होना चाहिए। और उसके लिए स्केल, और वो स्केल फिर आएगी कलेक्टिव से। बिल्कुल। तो ये सब एक साथ जो एक सोच बनी, उससे फिर जो एक आज का सियादरी फार्म देख रहे हैं। तो विलास जी, क्योंकि आपने आपकी तो स्टडीज भी इसी फील्ड में रही है, आपने इनफैक्ट बहुत सारे हॉर्टिकल्चर के क्रॉप पैटर्न्स में चेंजेस को पढ़ा और तमाम तरह की रिसर्च की होगी। थोड़ी सी अगर हमारे को वैसे भी डिटेल बताएं, कोई इरादा नहीं है हमारा इसको डिटेल में समझने का, बट जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ये ग्रेप्स उगते कैसे हैं? ग्रेप्स का अगर आप फार्म देखोगे तो ग्रेप प्लांटेशन जो होता है, अभी आपने ये पेड़ को अगर देखा तो ये नीचे का जो है ये रूट स्टॉक है, जो मतलब वाइल्ड ग्रेप वैरायटीज होती है, और उसके ऊपर यहाँ ग्राफ्टिंग हुआ है, जो टेबल पर्पज जो भी हम लोग कमर्शियल वैरायटी है ना, तो उसका ग्राफ्टिंग होता है। अभी ये ऑलमोस्ट एक अराउंड 7 to 8 years ओल्ड प्लांट है। एक बार जब प्लांटेशन होता है तो सेकंड ईयर के बाद फर्स्ट क्रॉप आता है, और वो अराउंड एक 12 to 15 years एक प्लांट आप उससे हार्वेस्ट कर सकते हो। सेकंड ईयर के बाद, यानी आप कह रहे हैं 2 साल के बाद क्रॉप आता है? 2 साल के बाद फर्स्ट क्रॉप आएगा जी। और एवरी ईयर देन एक क्रॉप रहेगा। ठीक है। और उसमें जो जनरली हार्वेस्टिंग पीरियड होता है ग्रेप में, जनवरी से अप्रैल, ये हार्वेस्टिंग पीरियड है। और उसमें फिर आप हार्वेस्टिंग, फिर आपके जो भी प्लान है, कौन से मार्केट के लिए आप कर रहे हो, और उसके साथ फिर क्लाइमेट की भी बात होती है, लोकल क्लाइमेट कैसे आपके फेवरेबल है, उस हिसाब से फिर उसका हार्वेस्टिंग पीरियड डिसाइड होता है। और हार्वेस्टिंग पीरियड के हिसाब से फिर प्रूनिंग का, तो एक सितंबर अक्टूबर में प्रूनिंग होता है। प्रूनिंग, हाँ, प्रूनिंग मतलब जो आप है ना, ये जो अभी नई जो बर्ड वुड्स है, ये अप्रैल में पीछे कट किया होगा उसको, और फिर एक उसका फर्स्ट ये बनता है, फर्स्ट स्टेप बनता है बर्ड वुड का मैच्योर जी। और उसको सितंबर में जब कट करते हैं, देन आप उसमें से फ्रूट निकलता है, और सितंबर का जो फ्रूट निकलता है वो मैच्योर होता है जनवरी अप्रैल के बीच में। तो अराउंड 4 मंथ में ना वो मैच्योर हो जाता है। इंडिया में आपके लिए एक और भी तो बहुत अच्छी एडवांटेज रही, क्योंकि हम लोग सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है यहाँ, हमारे यहाँ तो 7 महीने की इरिगेशन हो सकती है। बाहर की कंट्रीज में जो, क्योंकि ब्राजील में भी काफी ग्रेप प्रोडक्शन है, वहां पर टाइम फ्रेम छोटा रहता है। क्या क्या और बड़े एडवांटेजेस हैं इंडिया में ग्रेप प्रोडक्शन के, ग्रेप फार्मिंग के? ऐसे अगर आप देखोगे तो ट्रॉपिकल कंट्री में ग्रेप्स प्रोडक्शन ये कॉमन नहीं है। जितना भी वर्ल्ड वाइड ग्रेप प्रोडक्शन हो रहा है वो सब टेम्परेट जोन में हो रहा है। कैलिफोर्निया या यूरोप की कंट्री, चाइना, सब में ना वहाँ का क्लाइमेट है सब टेम्परेट क्लाइमेट है, और इंडिया का जो है सिर्फ यहाँ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। और वैसे फिर देखा जाए तो ब्राजील इज वन सिमिलर कंट्री। तो यानी हम कह रहे हैं कि जो दूसरी कंट्रीज है वहाँ 2-3 महीने का ही टाइम पीरियड मिलता है, लेकिन हमारे पास थोड़ा लंबा टाइम मिलता है, सनलाइट ज्यादा है। तो क्लाइमेट के हिसाब से कुछ चैलेंजेस भी है और कुछ एडवांटेजेस भी है। एडवांटेज है कि हम लोग वी कैन प्रून ग्रेप्स एट आवर कन्वीनियंट टाइम। हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कहाँ प्रून करना है, कब हार्वेस्ट करना है। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, सब टेम्परेट क्लाइमेट वो पॉसिबल नहीं, उनको तो फिक्स है। विलास जी, मैं आपकी जब स्टोरी पढ़ रही थी ना, तो 2004 में यानी विलास जी आपका पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर शुरू हुए थे। तब क्या चैलेंजेस आए आपके पास? 2004 में मैंने जो एक कोशिश की थी एक्सपोर्ट की, तो वहाँ यूरोप में जो कंटेनर गए, तो वहाँ फिर कुछ बायर की तरफ से कुछ क्वालिटी क्लेम आए, और फिर उसमें उन्होंने कंटेनर को रिजेक्ट किया था। और उसका रीज़न एक था कि मार्केट क्रैश हुआ था, बट क्वालिटी रिलेटेड कुछ क्लेम करके उन्होंने वो इशू में वहाँ डिस्प्यूट क्रिएट किया था। क्वालिटी इशू यानी आप यहाँ से क्वालिटी चेक करके तो भेज रहे हैं, करेक्ट, लेकिन वहाँ पर रिजेक्ट हो जाती है? नहीं, जनरली क्या होता है कि आप ग्रेप यहाँ हार्वेस्ट करके पैक करते हो, और वहाँ कंटेनर अराइवल होता है यूरोप में, तो बीच में 1 महीने का पीरियड होता है, शिपमेंट टाइम, क्लियरिंग टाइम। 1 महीने के लिए ग्रेप्स कहीं और डॉक्ड रहेंगे? करेक्ट, वो कोल्ड स्टोरेज में या फिर मतलब कंटेनर में, इसमें ऑनलाइन शिप पे होंगे या फिर वहाँ अराइवल कंडीशन में होंगे। तो विदिन 1 मंथ है ना, तो फिर वो ग्रेप का शेल्फ लाइफ कम हो सकता है, कुछ इशू आ सकते हैं, क्योंकि लाइव प्रोडक्ट है ये। बिल्कुल। तो इसमें बेसिक जो है कि पोस्ट सर्विस मैनेजमेंट, तो पोस्ट सर्विस मैनेजमेंट ये इक्वली इम्पोर्टेंट है प्रोडक्शन टेक्निक के साथ। मैंने अच्छी मेहनत यहाँ की, लेकिन मुझे बाद में भी 1 महीने का जो है कंज्यूमर तक लेके जाना, वो भी मेरा ही मेहनत का काम है। तो ये थोड़ा सा जो है ना, लर्निंग के जो फेजेस है वो शुरू में हमारी रही, और फिर जो हमने समझा कि प्रोडक्शन में तो हमें एक्सपर्ट बनना ही है, फील्ड में तो काम अच्छा करना है, लेकिन पोस्ट सर्विस मैनेजमेंट में अच्छा काम करना है, मार्केटिंग लेवल पे भी अच्छा काम करना है। तो वहाँ भी एक हमारा जो स्किल है वो इम्प्रूव करने पड़ेंगे, वहाँ भी हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वहाँ भी हमें नीड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्रिएट करना पड़ेगा।
आज जैसे ग्रेप के लिए मैंने ड्रिप इरिगेशन से लेके ये स्ट्रक्चर से लेके ये क्या ना इन्वेस्टमेंट किया, उसके लिए कुछ काम किया है, तो सेम मुझे आगे का भी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। ग्रेप से जो बना वो ग्रेप में ही वापस आप इन्वेस्ट करो, ऐसे स्टेप बाय स्टेप, फिर वो देन तो आज सह्याद्री कितना बड़ा कितनी बड़ी कंपनी बन गई है? आपके लास्ट टर्नओवर पड़ रही थी मैं लगभग 800 करोड़। इस साल हमने 990 करोड़ पे हमने ये लास्ट फाइनेंशियल क्लोज किया, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ हमने टच किया है। और सह्याद्री अभी 2015 से लीडिंग ग्रेप एक्सपोर्टर है, वी आर नंबर 1 सिंस लास्ट 8 years। सह्याद्री इज आल्सो लार्जेस्ट टोमेटो प्रोसेसर इन कंट्री नाउ। तो ग्रेप के साथ बाकी भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, 7 साल में ग्रेप के साथ टोमेटो, पोमग्रेनेट, बनाना, मैंगो, ये सब में सेम अप्रोच है। सह्याद्री की अभी पूरी इकोसिस्टम बन रही है। बिल्कुल, एक्चुअली शायद आप कभी या फिर कोई ऐसा कस्टमर जो टेस्को की सुपरमार्केट में गया हो, या फिर जर्मनी की कोई बड़ी हाइपर मार्केट में गया होगा, या फिर स्विट्जरलैंड की कूप से उसने कुछ ग्रेप्स खरीदे हो, तो हो सकता है वन ऑफ द ग्रेप्स सह्याद्री से हो। बिल्कुल बात सही है ना? बिल्कुल, ऑलमोस्ट 16% ग्रेप्स इंडिया से यूरोप मार्केट में जो जा रहे हैं वो सह्याद्री के हैं जी। तो ग्रेप्स की हार्वेस्टिंग जितनी जरूरी है, पोस्ट हार्वेस्टिंग स्टेप्स भी उतने जरूरी है, कोल्ड स्टोरेज भी उतनी जरूरी है। तो चलिए एक बार समझ लेते हैं वहाँ क्या क्रूशल स्टेप्स हैं और वहाँ कैसे इस प्रोसेसेस को बनाया विलास जी ने। चलें विलास जी। जरूर। यूनिट देख रहे हैं, इसकी एक दिन की कैपेसिटी 300 टन ग्रेप्स पैक करने की है। विलास जी, बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ काम हो रहा है, हम देख रहे हैं, लेकिन ये जब शुरुआत हुई होगी एक्सपोर्ट मार्केट में, आई एम श्योर इतने सारे चैलेंजेस रहे होंगे, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो, करप्शन हो, मिडिल मैन, ट्रेडर्स, इन सबसे इस रिश्ते को आपने पार कैसे कर पाया? नहीं, चैलेंज तो डेफिनेटली था। इंटरनेशनल मार्केट में छोटे छोटे किसानों को साथ में लेके एक स्ट्रक्चर बनाना और उसके साथ एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट यूरोप मार्केट में ये स्केल पे 300 टन पर डे स्केल, ये ऐसा स्केल है कि आज देश में सबसे बड़ा पैक हाउस है ये जी। और एशिया में भी बड़ा पैक हाउस, सबसे बड़ा ग्रेप का पैक हाउस है। और फ्रेश इंडस्ट्री में, हॉर्टिकल्चर में यू कैन से दिस इज द लार्जेस्ट कैपेसिटी, 300 टन पर डे पैकिंग कैपेसिटी। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में, स्पेसिफिकली यूरोप मार्केट में, जहाँ कंज्यूमर के पास पेइंग कैपेसिटी बेटर है, जहाँ परचेसिंग पावर बेटर है, डेफिनेटली वहाँ प्राइस भी बेटर मिलेगा। तो टारगेट यूरोप मार्केट ऑब्वियसली उसकी वजह से आज हम लोग टोटल यहाँ 300 टन जो प्रोड्यूस हैंडल हो रहा है, उसमें से ऑलमोस्ट 90% इज गोइंग टू यूरोप मार्केट। तो प्रीमियम जो है आज डोमेस्टिक मार्केट में 30 रुपीज़ एक्स फार्म, सेम क्वालिटी को जब यहाँ का कंज्यूमर दे रहा है, तो इन यूरोप मार्केट वी आर गेटिंग अराउंड 55 रुपीज़ टू 60 रुपीज़। तो ऑलमोस्ट डबल प्राइस मिल रहा है, वो भी एक्स फार्म पे। प्लस एट ट्रेड लेवल जो भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट भी फार्मर को वापस एज अ बोनस जा रहा है। ओके, तो जिस एक्सपोर्ट क्वालिटी के स्वाद की बात की जा रही है, एक बार उसे चखा तो जाए, एक बार टेस्टिंग करें। जरूर, चलिए। तो मुझे अगर जर्मनी की एकड़े मार्केट या फिर स्विट्जरलैंड की कूप या फिर टेस्को में शेल्फ पे पड़े हुए डिलिशियस से रेड ग्रेप्स, ग्रीन ग्रेप्स, इन्हें अगर टेस्ट करके ये स्वाद लेना हो कि उनका स्वाद कैसा होता होगा, तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहीं सह्याद्री फार्म्स की पैकेजिंग यूनिट में ही उन ग्रेप्स का लुत्फ ले सकती हूँ। ये जो पैकिंग है इसको पाउच पैकिंग बोलते हैं। अच्छा, ओके। दिस इज एक्चुअली ग्रेप गार्ड, ये बाद में निकल जाता है। दिस इज एक्चुअली द पाउच पैकेजिंग। ये आप देखोगे तो कैन आई हैव टेस्ट? यस, श्योर। लेकिन आपको पता है सेकेंड लार्जेस्ट आइटम यहाँ पर क्या बनती है? वो है टमाटो पेस्ट। चलते हैं वहाँ।
खाई होगी, मैंने तो बहुत खाई है। आई एम श्योर हर घर में ये हाउस होल्ड आइटम है। लेकिन आपको पता है किसान की, इंडिया की जितनी टोमेटो केचप की प्रोडक्शन है उसका 40% सह्याद्री प्रोड्यूस करती है। विलास जी, बहुत इंटरेस्टिंग था। इट वॉज अ सरप्राइज फॉर मी ऑल्सो टू अंडरस्टैंड एंड नो दिस। पर ये जो आप बता रहे हैं कि 1 लाख टन रॉ टोमेटो आपकी फैसिलिटी में प्रोसेस होता है, उससे फर्दर पेस्ट बनती है और आप किसान जैसे वेंडर्स को, किसान जैसे ब्रांड्स को सप्लाई करते हैं। करेक्ट। सो कितनी % ऑफ क्वांटम किसान का आप प्रोड्यूस करते हैं? ऑलमोस्ट 40% बोल सकते हैं। इंडिया में जितना किसान का अभी प्रोडक्शन हो रहा है उससे 40% सह्याद्री है। उसके लिए जो टोमेटो पेस्ट चाहिए केचप प्रोडक्शन के लिए, वो सह्याद्री में इन हाउस बनता है। रोज 1000 टन टोमेटो डेली प्रोसेस होता है और वो जो पेस्ट बनती है उसमें से वो पेस्ट किसान केचप के लिए यूज़ होता है और बाकी भी और कस्टमर के लिए हम लोग सप्लाई करते हैं। तो मुझे अगर आपका पूरा रेवेन्यू मिक्स समझना हो आपका, क्योंकि डिपेंडेंसी एक टाइम पे जब शुरुआत हुई तो आपकी ग्रेप प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपने एग्रो, सेमी प्रोसेस्ड और साथ साथ में आपने FMCG में भी डाइवर्सिफाई किया। तो आपका रेवेन्यू मिक्स कैसे स्प्लिट है इन सबके बीच? टोटल रेवेन्यू में अभी ग्रेप्स ऑलमोस्ट 26% है, टोमेटो ऑलमोस्ट 25% है, फिर मैंगो अराउंड 10% है, पोमोग्रेनेट अराउंड 7% है, स्वीट कॉर्न अराउंड 12% है। तो अराउंड 6 क्रॉप्स टुगेदर टोटल रेवेन्यू बना है। तो ये जो स्ट्रैटेजी बनी सह्याद्री में, हॉर्टिकल्चर क्रॉप में एक सिंगल क्रॉप की वैल्यू चेन नहीं बन सकती, तो आपको 4-5 क्रॉप को एक साथ आना पड़ेगा जो अलग अलग सीजन में ग्रो होते हैं। तो फार्मर के लिए भी एक साल में 2-3 इनकम बन गए। प्रोसेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आपका बेटर वे से इफिशिएंसी आ गया, यूटिलाइजेशन हो गया, कस्टमर के लिए और बेटर वैल्यू क्रिएट हो गई एक जगह पे। तो एवरीबडी इज गेटिंग वैल्यू बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। राइट। जब आपने रेवेन्यूज़ की स्प्लिट की बात कर ली है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, व्यूवर्स को ये भी बता दें कि सह्याद्री सेल्फ फंडेड ज़रूर था लेकिन एक बड़ी इन्वेस्टमेंट ज़रूर मिली है कंपनी को, और वैल्यूएशंस किस लिहाज पे हैं और आगे के ग्रोथ प्लान्स क्या हैं ये भी आगे आपसे समझने की कोशिश करेंगे। प्रोसेसेस तो सारे समझ लिए, अब ये समझते हैं कि आगे के ग्रोथ प्लान्स क्या हैं। विलास जी, आपने सेल्फ फंडेड थे आप, लेकिन आपके लिए एक अचीवमेंट तो है, ये ब्रेक थ्रू तो है जो आपको एक बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला, एक इन्वेस्टर ग्रुप से FDI आपको आया। इसके बारे में हमें थोड़ी और डिटेल्स बताएं कि उस फंड्स को आप कहाँ यूज़ करने वाले हैं? बेसिकली सबसे एक मेन इंपॉर्टेंट जो बात है कि फार्मर का खुद का कैपिटल सह्याद्री में बना, जो पेडअप कैपिटल है, एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल हमारे फार्मर मेंबर ने सब में मिला, और जो शुरू का सरप्लस था वो सब इन्वेस्टमेंट हुआ अगेन फॉर द फर्दर ग्रोथ। और अभी रिसेंटली जो एक हमारा एक फर्स्ट इक्विटी राउंड हुआ है वो हमारे प्रोड्यूसर कंपनी की सब्सिडरी कंपनी जो है सह्याद्री फार्म्स पोस्ट सर्विस केयर, उसमें हुआ है। और वो इन्वेस्टमेंट जो है अभी फर्दर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और पोस्ट सर्विस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और हम लोग अभी उसमें से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ग्रोथ जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी जगह जो सह्याद्री का 990 करोड़ का टर्नओवर है, अगले 3 साल में विल क्रॉस एटलीस्ट 2500 करोड़ का टर्नओवर विद द एडिशनल कैपेसिटी, विद द एडिशनल फार्मर नंबर्स। यानी 2.5 गुना हो जाएंगे आप? 2.5 गुना हो जाएंगे हम लोग। वो टारगेट से हम लोग अभी पूरी सब जो भी हमारी स्ट्रैटेजी वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसमें बेसिक अभी जो एक्सपेक्टेशन है कि हमारा फार्मर का कैपिटल जो है उसका उनको भी रिटर्न बेनिफिट मिल रहा है। ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ग्रोथ कैपिटल में हुआ है उनका। और उसके साथ फिर एम्प्लॉय के लिए भी अभी हमने ESOP स्कीम सह्याद्री रिसेंटली अनाउंस किया है। तो फार्मर, एम्प्लॉय, इन्वेस्टर, कस्टमर, एवरीबडी इज गेटिंग वैल्यू फ्रॉम द सह्याद्री इकोसिस्टम। राइट, यानी आपने जो सप्लाई चेन, जो वैल्यू चेन बनाई है, इसका हर स्टेप पे बेनिफिट हो रहा है उन फार्मर्स को। राइट। आगे आप 2.5 गुना अगर अपनी ग्रोथ देख रहे हैं, आप इस CAGR के साथ जब अपनी ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा भी रहे हैं, तो क्या आगे पब्लिक मनी भी रेस करने का इरादा है? ये डेफिनेटली आफ्टर अराउंड 3 to 4 ईयर लेटर वी आर प्लानिंग टू गोइंग पब्लिक मार्केट आल्सो। वो स्टेज जो है वो 4 साल से 5-6 साल के बीच में आएगा। ऑलराइट, तो इस बीच में लेकिन हम बड़े और ग्रोथ ड्राइवर्स क्या देख सकते हैं और क्या एक्सपेंशन होगी? क्या आप वॉल्यूम्स को बढ़ाना चाहेंगे एग्जिस्टिंग कैटेगरीज में, या फिर आप कैटेगरीज भी, प्रोडक्ट मिक्स को भी बढ़ाएंगे? नहीं, हमारे जो प्रोडक्ट्स है अभी अराउंड 8 प्रोडक्ट्स है, ग्रेप्स और बाकी 6 मेन फ्रूट महाराष्ट्र के और 2 वेजिटेबल, तो उस पर ही फोकस है। और उसका ही जो है कैपेसिटी जो बढ़ रहा है और नंबर ऑफ हमारे फार्मर जो बढ़ रहे हैं,
और उसके साथ मार्केट बढ़ रहा है, तो उसी में से रेवेन्यू बढ़ेगा विद एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी इन्हांसमेंट। विलास जी, कोई खास मैसेज आप हमारे थ्रू अपनी फार्मर कम्युनिटी को जो एंटरप्रेन्योरशिप के सपने देखना चाहते हैं और बड़ा बनने से डरते हैं, उनको देना चाहेंगे कोई? तो देखिए, आप सह्याद्री में जो कुछ हुआ है पिछले 12 साल में, कि अगर हम लोग छोटे किसान भी है, लेकिन अगर एक सोच है और एकता की अगर ताकत है, तो हम लोग इतने बड़े सपने देख सकते हैं और वो रियलिटी में लेके आ सकते हैं। सह्याद्री के एग्जाम्पल है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे जो सह्याद्री जैसे एग्जाम्पल अभी पूरे देश में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक तहसील में और हर एक कम्युनिटी में बनने चाहिए। अमूल जैसी स्टोरी एक दूसरी होड़ के चली गई नहीं, पूरे देश के लिए ऐसे हज़ारों अमूल और ऐसे हज़ारों सह्याद्री बनने चाहिए, और ये पॉसिबल है। हमने अभी जो 12 साल का जो जर्नी किया है, जो समझा है कि छोटे भी है हम लोग, बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन उसके साथ अपॉर्चुनिटी भी है। वो अपॉर्चुनिटी को अगर हम समझे और उसके लिए अगर एकता की ताकत बनाए और वैसे प्रोफेशनल सोचे, एज ए एंटरप्रेन्योर सोचे, एज ए बिजनेस अगर एग्रीकल्चर को देखे, तो हम लोग बहुत सारे ऐसे मिराकल कर सकते हैं। मुझे उसका पूरा विश्वास है। एक चीज़ मुझे आपसे समझनी थी, पूरी लॉजिस्टिक, आपकी जो सप्लाई चेन है, लॉजिस्टिक चेन है, इसमें कितने क्रूशल पॉइंट्स होते हैं? एक तो मैंने जैसे बोला कि कोल्ड चेन जो है एक इंटीग्रल पार्ट है हॉर्टिकल्चर सेक्टर में। अगर आपको सक्सेसफुल पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करना है, तो फील्ड से जो आता है ग्रेप्स, वो सही तरीके से कोल्ड वैन में आना चाहिए। उसके लिए कुछ स्पेशल हमारे ट्रक्स है, और उसके बाद प्री कूलिंग होने के बाद टेम्परेचर 0 डिग्री पे आता है ग्रेप का, तो वो पूरा थ्रू आउट द ट्रांजिट वो सेम टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। तो अभी आप अगर देख रहे हो, तो ये जो रेफर कंटेनर्स है, ये सब कंटेनर्स में ग्रेप्स का टेम्परेचर मेंटेन होता है। 0 डिग्री जो टेम्परेचर है प्री कूलिंग करने के बाद, वही टेम्परेचर मेंटेन रहेगा ड्यूरिंग ट्रांजिट पीरियड। और वो फिर शिप पे भी रहेगा, और जब कंटेनर अराइवल होंगे यूरोप में, तो वहाँ भी कोल्ड स्टोरेज में सेम टेम्परेचर मेंटेन होगा। तो उसकी वजह से शेल्फ लाइफ जो है 40 दिन का जो शेल्फ लाइफ है, या फिर जो क्वालिटी ग्रेप का फील्ड में, वही क्वालिटी कंज्यूमर को यूरोप में उसके टेबल पे मिलेगा। तो ये सब लॉजिस्टिक का जो इफिशिएंट और पोस्ट हार्वेस्टिंग का एक बड़ा मेजर है, एक पूरे टेक्निकल तरीके से ना उसको हैंडल करना। और इसी आपके पोस्ट हार्वेस्टिंग वाली जो सब्सिडरी कंपनी है, उसमें आपको अभी इन्वेस्टमेंट मिली है? करेक्ट। ओके विलास जी, आज मैं पिछले 2 घंटे से आपके साथ होंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने आपके साथ आपकी 2004 से लेकर 2023 तक की, ये आपकी 18, 19 साल, 20 साल की जर्नी बिल्कुल पल भर, मोमेंट बाय मोमेंट समझी है। इट वॉज अ रियल प्लेजर टू मीट यू, टू अंडरस्टैंड सह्याद्री फार्म्स को समझना, यहाँ के प्रोसेसेस, प्रैक्टिस, एथिक्स, और इनफैक्ट जिस तरह की हाइजीन आपने मेंटेन किया है, वो वाकई काबिल तारीफ है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और हमारे व्यूअर्स तक अपनी इस स्टोरी को पहुंचाने के लिए। तो ये एक अनोखी कहानी भी थी, एक अपने में मिसाल भी थी, और एक बड़ी इंस्पिरेशन भी थी। सपने बड़े देखो, कदम छोटे लो, लेकिन सपनों को देखना छोड़ो नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया ये खास शो को देखने के लिए। हम विश करते हैं सह्याद्री फार्म्स हर घर में उनके प्रोडक्ट्स भी हों, और जल्द ही आप उसे NSE पर भी देखें।